जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी बात कर ली थी हम लोगों ने। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 2 है। हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस सब्जेक्ट की। ठीक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक पे, जो है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे वो सारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, या कहीं कहीं आप लोगों को टॉपिक सजीव वस्तुओं के नाम से भी मिल सकता है। ठीक, लेकिन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं आज का टॉपिक है। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन अपने परिवेश में विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। ठीक, अपने परिवेश में आप लोग विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि इनमें से कुछ वस्तुएं होती भाई जो मूव नहीं कर पाती, इधर उधर गति नहीं कर पाती, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो इधर उधर मूव करती हैं, गति करती हैं। ठीक, जैसे आप पेड़ पौधों को देख लीजिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को गति नहीं करते हैं, और जीव जंतु होते हैं वो गति करते हैं। आप मकान को देख लीजिए, ठीक, ये स्थिर रहते हैं। कुर्सी को देख लीजिए, स्थिर रहते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं कि हमारे परिवेश में ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, तो इन्हीं के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो हमारे परिवेश में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो वस्तुओं का वर्गीकरण हम जो होता है, वस्तुओं का वर्गीकरण वो दो प्रकार से कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं। तो पहला तो है वस्तुओं के निर्माण के आधार पर, और दूसरा है सामान्य लक्षणों के आधार पर। बहुत ही इजी है, आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो पहला है कि भाई इसको वस्तुओं के निर्माण के आधार पर हम इसका दो भागों में विभाजन कर देते। पहले तो हम लोगों ने वस्तुओं का वर्गीकरण दो आधारों पे किया, एक तो वस्तुओं के निर्माण के आधार पर और दूसरा सामान्य लक्षणों के आधार पर। इतना तो क्लियर है। आगे हम लोग वस्तुओं के निर्माण के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, और दूसरा मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। नाम से एकदम स्पष्ट है कि प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं भाई प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, गुफा हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, आदि सब प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही मानव निर्मित वस्तुएं, तो इसमें क्या हो जाए कि भाई वे वस्तुएं जिन्हें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित किया है, वे वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो इनके अंतर्गत जैसे कॉपी मान लीजिए, पेन ही मान लीजिए, ठीक, आपका मोबाइल हो गया, और जैसे स्कूटर हो गया, ठीक है, गाड़ी हो गई, बर्तन, सड़क, काफ़ी एग्जाम्पल है मानव निर्मित वस्तुओं के अंतर्गत। तो ये वस्तुओं के निर्माण के आधार पर था। आगे हम लोग देखते हैं सामान्य लक्षण के आधार पर। तो सामान्य लक्षण के आधार पर दो प्रकार से होता है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं जिनमें जान होती है, ठीक, जो सांस लेते हैं, और निर्जीव वस्तुएं क्या होते हैं, श्वसन क्रिया इनमें नहीं होती है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं में इनके बीच जो भी अंतर है आप लोगों को एकदम पता है। ठीक है, सजीव वस्तुएं क्या है, निर्जीव वस्तुएं क्या है। ठीक, सजीव वस्तु में जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गया, और निर्जीव में क्या, जैसे किताब हो गया, कुर्सी हो गई, ठीक है, जिनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। तो ये वस्तुओं का वर्गीकरण था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे हम बात करते हैं कि सजीव वस्तुओं के लक्षण। तो सजीव वस्तुओं के लक्षण के अंतर्गत ये जानेंगे कि जो वस्तुएं हैं जिनमें, ये तो क्लियर है कि जिन वस्तुओं में भाई जीवन का संचार होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, तो अब कुछ लक्षण होते हैं, इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उनको सजीव कह सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं, और ये ज़रूरी भी है, ये आपके ध्यान में भी होना चाहिए। सबसे पहले जो सजीव वस्तुएं होंगी उनमें क्या, निश्चित आकार एवं आकृति होगी। ठीक, क्या होगा, निश्चित आकार एवं आकृति होगी। जैसे कि कुत्ते की अपनी एक अलग आकृति होती है, बिल्ली की अपनी एक अलग आकृति होती है। ठीक, अब आपने एक बार कुत्ता देख लिया, उसकी जो आकृति होगी आपके दिमाग में बस गई। अब आप और बिल्ली को देखा, उसकी जो आकृति होती है निश्चित,
उसकी जो आकृति आपके दिमाग में बस गई। तो जहाँ भी आपको कुत्ता दिखेगा, ठीक, अब वो चाहे जिस ब्रीड का हो उसको आप कुत्ता ही बोलेंगे। बिल्ली, उसको आप बिल्ली बोलेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कुत्ते को बिल्ली या बिल्ली को बिल्ली बोल रहे हैं। तो निश्चित आकार एवं आकृति होती है। आगे है संगठन। संगठन क्या है कि भाई सभी जीवों के शरीर का एक निश्चित संगठन होता है, ठीक। आपने मकान को देखा होगा, जैसे मकान के निर्माण में छोटी छोटी पहले ईंटें, लोहे की सरियाँ, सीमेंट आदि उपयोग होते हैं। उसी प्रकार शरीर में क्या, सबसे पहले कोशिका, फिर कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से जीव, ठीक। ये एक संगठन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं वृद्धि की। तो भाई सभी सजीव वृद्धि करते हैं और सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, ठीक। अब बालक को ही देख लीजिए कैसे हर साल बढ़ता जाता है और एक निश्चित उम्र तक उसकी आयु तो रुक जाती है, ठीक। जो वृद्धि होती है एक निश्चित उम्र तक रुक जाती है। लेकिन बात वृद्धि की है तो सजीव क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं। और पेड़ को भी देख लीजिए कि पहले अंकुरित होता है, फिर बाद में छोटा पौधा, फिर बाद में बड़ा पौधा बन जाता है। अब सजीव वस्तुओं के लक्षण में चौथा पॉइंट है पोषण। तो भाई जीवित रहने के लिए क्या, भोजन की आवश्यकता होती है। तो चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। श्वसन, तो सजीव का अगला लक्षण है श्वसन। तो सभी जो सजीव कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और सजीवों को कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक। कार्य के लिए क्या, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्ति एक भाई जटिल प्रक्रिया है, ठीक। और इसके लिए क्या करते हैं, सभी जीव श्वसन करते हैं। क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है कि सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और यह ऑक्सीजन हमारे शरीर में सजीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि सजीवों की जैविक क्रिया के लिए प्रयोग होती है। आप मनुष्य जैसे ऑक्सीजन लेता है, वहीं पेड़ पौधे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये श्वसन हो गया। तो जो श्वसन है वो सजीवों का मुख्य लक्षण। ऐसे ही गतिशीलता, गतिशीलता हो गया, ठीक। और ऐसे ही बात करें प्रजनन, तो सभी सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, इसकी क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जीवन चक्र, जीवन चक्र का मतलब सबकी सभी जो जीव जंतु हैं, मनुष्य, सबका एक जीवन चक्र होता है। जैसे कि सभी जीव क्या होते हैं भाई, जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि करते हैं, और उसके बाद पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, और अंत में मृत हो जाते हैं, ठीक। तो यही एक जीवन चक्र जो होता है चलता रहता है। विभिन्न सजीवों का जीवन चक्र भाई अलग अलग भी होता है, और यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक। अब जैसे मनुष्य का जीवन चक्र लगभग 75 से 80 वर्ष इतना माना जाता है। कछुए का 150 वर्ष जिंदा रहता है, ठीक। मच्छर का कुछ घंटे भी हो सकता है, और कुछ सूक्ष्म जीवों का कुछ मिनटों का भी होता है। तो ये था जीवन चक्र। अगला पॉइंट है जो सजीवों के लक्षण को प्रदर्शित करता है, वो है अनुकूलन। तो सजीवों में अनुकूलन की विशेष क्षमता पाई जाती है। वे विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं, स्वयं को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक। जैसे आप देखे होंगे कि छिपकली क्या होती है, ठंडियों में नहीं दिखती है, बहुत कम दिखती है। तो क्या होता है कि शीत निद्रा में सो जाती है, ठीक। और नागफनी का एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि नागफनी का पौधा अपनी पत्तियों का रूपांतरण कांटों में कर लेता है, क्योंकि राजस्थान में जो प्रकाश अधिक मात्रा में होता है, तो अधिक मात्रा में प्रकाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण भी होगा। अब ऑलरेडी उसको पानी कम मिल रहा है और प्रकाश संश्लेषण तेज होगा, तो फिर वो बच नहीं पाएगा ना, तो इसलिए वो कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर पानी की जो क्षति होती है वो कम होती है, तो उतना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। तो एक पॉइंट छूट गया था, वो है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी पता है आप लोगों को, सभी सजीवों में पोषण व श्वसन आदि जैविक क्रियाएं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक। और ये पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक हानिकारक होते हैं, तो इन्हें ही बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है, वही उत्सर्जन होती है। तो सजीवों के लक्षण में आप लोगों ने जाना कि निश्चित आकार एवं आकृति होती है, संगठन होता है, वृद्धि होता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गतिशीलता, प्रजनन, जीवन चक्र और अनुकूलन। तो ये सजीव वस्तुओं के लक्षण थे। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात आगे करते हैं, जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। इसके इसका ये जो है प्रश्न बनने की संभावना अधिकतर रहती है कि भाई सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर आता ही है। तो
इसके कुछ आधार हैं, इन्हीं आधारों पर हम अंतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले निश्चित आकार तथा माप। तो क्या होता है कि सजीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार निश्चित होता है और निर्जीव वस्तुओं की आकृति एवं आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला है कोशिकीय संरचना। ठीक है, कोशिकीय संरचना। तो कोशिकीय संरचना में क्या है कि सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। तो वहीं निर्जीवों की रचना जो होती है कणों से अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। अगला है शारीरिक संगठन। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि सजीवों में शारीरिक संरचना अनेक अंगों तथा अन्य तंत्रों से की बनी होती है। निर्जीवों के आकार का गठन इनके तत्वों या अन्य तत्वों के भागों के जोड़ने से होता है, जैसे विभिन्न धातुओं के बने भागों से जहाज की रचना होती है। ऐसे ही उपापचय की बात करते हैं तो सजीवों में रचनात्मक एवं विघटनात्मक क्रियाएं हर समय होती रहती हैं। ठीक, और निर्जीव की बात करें तो निर्जीवों में उपापचयी क्रिया नहीं होती। श्वसन की बात करें तो सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती। न्यूट्रिशन या पोषण की बात करें तो सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है, और निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनमें कोई जैविक क्रिया नहीं होती। तो इन आधारों पर हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह अभी मैंने बताया वैसे ही आप पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं समानता। किसमें समानता? पौधों और जंतुओं में समानता। किन आधारों पे हम कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं और जंतुओं में समानता प्रदर्शित करते हैं, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे आकार। तो भाई जंतुओं का आकार निश्चित सीमा में था, पौधों का आकार क्या होता है, विशाल रूप में फैलता है। ठीक, तो आकार में ये समानता है। वृद्धि में क्या है? ठीक, वृद्धि में क्या समानता है कि जीव या जंतुओं पौधों में समय के साथ वृद्धि होती है, वे बड़े होते हैं। ठीक, दोनों में होता है, समय के साथ वृद्धि होती है और बड़े होते हैं। भोजन, तो जीव जंतु भाई प्राकृतिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे पृथ्वी में उपस्थित खनिज लवणों एवं खाद पर निर्भर रहते हैं। तो मतलब भोजन तो दोनों करते हैं। अब श्वसन क्रिया भी दोनों करते हैं, जल की आवश्यकता भी दोनों को होती है। आवश्यकता भाई जीव जंतु तथा पेड़ पौधे दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, अब जीव जंतुओं से खाद्य पदार्थ मिलता है, चमड़ा मिलता है, आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तथा पौधों से इमारती लकड़ी, औषधियाँ आदि पदार्थ मिलते हैं। ऐसे ही रोग, तो भाई पौधों को भी रोग होते हैं और जंतुओं को भी रोग लगते हैं। आगे है प्रजनन। तो अपनी जैसी संतान को बनाए रखने के लिए या अपने वंश को बनाए रखने के लिए पौधे और जंतु दोनों प्रजनन करते हैं। तो ये हो गई समानता। ठीक, अगर एग्जाम में आए कि पौधों और जंतु में क्या समानता है तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। एक प्रश्न और बन सकता है कि पौधों और जंतुओं में अंतर क्या है, पौधों और जंतुओं में अंतर क्या है। तो हम इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत समझेंगे कि पौधों और जंतुओं में अंतर क्या है। बात करें अगर गति की, तो पौधे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, वहीं जंतु जो होते हैं गति कर सकते हैं। अंग संस्थान, तो भाई जंतुओं के शरीर में कई अंग होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र। पौधों में ऐसी कोई प्रणाली नहीं होती। ठीक, वृद्धि की बात करें तो पेड़ पौधे में वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक, उनके आकार, रंग, रूप आदि में लगातार परिवर्तन होता है, जबकि जो जंतु होते हैं उनमें निश्चित समय पर उनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ठीक, आगे अगर कोशिका की बात करें तो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु दोनों में कोशिका होती है, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जीव जंतुओं में क्या होती है, नहीं पाई जाती। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि भाई पेड़ पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है और जीव जंतुओं में क्या होता है, नहीं पाई जाती। पोषण, अगला पॉइंट आता है पोषण। पोषण क्या है कि भाई पौधे जो होते हैं स्वयं पोषी होते हैं, अर्थात वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरित लवक की उपस्थिति में जो अपना भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं वो भोक्ता होते हैं और भोजन के लिए पादपों मतलब पेड़ पौधों पर या पादपों पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है श्वसन। श्वसन के आधार पर कैसे डिफरेंट है कि भाई पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कौन? पौधे। परंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है तथा पौधों की कोशिकाओं की तुलना में विभिन्न संरचनाएं होती हैं।
तो श्वसन के मामले में कैसे अंतर है, तो भाई जंतु क्या होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये पौधों और जंतुओं में अंतर इन पॉइंट्स के अंतर्गत आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो ये पार्ट 1 में वीडियो है, इसका इस लेसन का पार्ट 2 हमारा जो अगला वीडियो होगा वो जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसको अभी इसमें इतना ही जानेंगे। अभी और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर ये जो लेसन है यहाँ पे समाप्त करेंगे इसको। तो अभी तक फ़िलहाल इतना ही आप लोग अपने ध्यान में रखिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और पार्ट 2 आप लोगों को जल्द मिल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।